अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की जो पॉइंट्स हैं उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, तो आपने नोट करते जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स की कि मोनोसेक्राइड्स एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि इसके पास एक फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है। एनोमेरिक कार्बन क्या है? ये कार्बन नंबर 1 होता है। तो मोनोसेक्राइड के पास हमेशा ये एनोमेरिक कार्बन फ्री रहता है, जिसकी वजह से ये दूसरों को ऑक्सीडाइज़ कर सकता है। ये दूसरों को रिड्यूस कर सकता है और ये खुद ईज़िली किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने फॉर एग्जांपल हमें कोई मोनोसेक्राइड दिया जाता है, तो हमने उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है? हम उसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? हम एक फ्लेइंग एजेंट लेंगे, फ्लेइंग टेस्ट करेंगे, ताकि हम ये टेस्ट करेंगे कि ये जो हमें दिया गया है मोनोसेक्राइड, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि हमारे यूरिन में शुगर लेवल कितना है। अब डायसेक्राइड्स क्या है? डायसेक्राइड शॉर्ट चेंज होती हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट की। मीन हमने पढ़ा हुआ है कि डायसेक्राइड कैसे बनते हैं, जब डिफरेंट ग्लूकोज आपस में मिलते हैं और ये शॉर्ट चेन की फॉर्म में मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वन OH ग्रुप ऑफ वन शुगर रिएक्ट विद द एनोमेरिक कार्बन ऑफ अदर टू फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। इसमें एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से मिलता है और एक ग्लूकोज यानी एक शुगर का OH ग्रुप दूसरे शुगर का एनोमेरिक कार्बन के H से रिएक्ट करता है और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि मोनोसेक्राइड तो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ये हमने उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा है, लेकिन हमने कहा कि डायसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड ये तो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। अब मतलब हाइड्रोलाइज होंगे, ये नहीं इनका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटेगा। अब किसी का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम उसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करने का तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि हम क्या करते हैं कि हम किसी भी हमें जो डायसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड दिया जाता है, हम उसको बॉयल कर देते हैं किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है। जब हम उसको बॉयल करते हैं किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो उसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी बेस के साथ उसको बॉयल करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें कि जिस तरह हम एसिड के साथ बॉयल करके हम उसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, अगर हम उसको किसी बेस डाल दें तो बेस के वो रेजिस्टिव होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेस के साथ नहीं टूटेगा। ठीक है। हमेशा ये किसी डाइल्यूट एसिड के साथ ही टूटता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बार क्वेश्चन है जो ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल रिकॉग्निशन फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स हैं। सबसे पहले उनमें से है अल्फा डेक्स्ट्रिन। अल्फा डेक्स्ट्रिन एक पॉलीमर है 8 ग्लूकोज का, 8 ग्लूकोज मिलते हैं तो हमारे पास अल्फा डेक्स्ट्रिन बन जाता है। माल्टोट्रायोज। अब माल्टोज हमें पढ़ा है कि इसमें 2 ग्लूकोज मिलते हैं। अब ट्रायोज का मतलब क्या है कि 3 ग्लूकोज मिल रहे हैं, तो माल्टोट्रायोज मतलब 3 ग्लूकोज वाला मालिक्यूल है ये। इसी तरह आइसोमाल्टोज भी है। अब माल्टोज का हमने पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, लेकिन आइसोमाल्टोज में क्या होता है कि ये ग्लूकोज का डायमर है जिसमें अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होती है। हमने पढ़ा है कि माल्टोज जो होता है उसके अंदर अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होती है, लेकिन अगर किसी माल्टोज के अंदर अल्फ़ा 1,6 लिंकेज हो जाए तो हम उसे आइसोमाल्टोज कहते हैं। अब ट्री हेलोज का मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि ये ग्लूकोज ही है जिसमें अल्फ़ा 1,1 लिंकेज होती है, तो हम उसे ट्री हेलोज कहते हैं। अब नाउ वी हैव sucrose to discuss. Sucrose is really important and it has some extra point that it called as saccharose and its abbreviation is GLICE. GLICE का मतलब ये है कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अल्फ़ा और पहला कार्बन है, 1 का मतलब पहला कार्बन। ग्लूकोज अल्फ़ा फॉर्म में उसका फर्स्ट कार्बन रिएक्ट करता है दूसरे कार्बन के बीटा उसका ग्रुप होता है और फ्रूक्टोज का दूसरे कार्बन के साथ वो रिएक्ट करता है तो सुक्रोज बनता है। सुक्रोज़ को हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं, और ये सिर्फ प्लांट के अंदर होती है, एनिमल के अंदर ये ज़्यादातर नहीं होता। और सुक्रोज़ एक वाहिद शुगर है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है और ये ग्लूकोज और फ्रूक्टोज की कम्बिनेशन से बनती है और ये मेजर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है किसका? फोटोसिंथेसिस का। अब ये एक अहम पॉइंट मैंने रेड पॉइंटर के साथ लिखा है कि सुक्रोज़ एक इन्वर्टेड शुगर है। ठीक है। और इसकी जो ग्लूकोज है ये एक डेस्ट्रो रोटेटरी है और उसका फ्रूक्टोज लिवो रोटेटरी है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज जो है वो राइट साइड पे रोटेट कर रहा है और फ्रूक्टोज लेफ़्ट साइड पे रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से सुक्रोज को हम एक इन्वर्टेड शुगर कहते हैं। अब उसकी एग्जांपल दी है हनी। हनी रिच है इन्वर्टेड शुगर के अंदर। क्यों रिच है? क्योंकि हनी के पास एक ऐसा एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेज, जो क्या करता है सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है इन्वर्टेड शुगर के अंदर, ठीक है। और इन्वर्टेड शुगर आम सुक्रोज से 30% ज़्यादा मीठी होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हनी हमारा बहुत ज़्यादा मीठा है। अब हमने कहा था कि जो सुक्रोज है हमारे पास ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो हमने ऐसा क्यों कहा, क्यों इसको रिड्यूसिंग शुगर कहा? हमने मोनोसेक्राइड्स, हमने डायसेक्राइड, हम माल्टोज, लैक्टोज, इन सबको नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं, वो सो रिड्यूसिंग कहते हैं। एक सुक्रोज ही ऐसा है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा भाई नॉन रिड्यूसिंग है। तो क्यों है नॉन रिड्यूसिंग? कोई वजह तो होगी ना। तो उसकी ये वजह मैंने ब्लू में लिखी है कि व्हेन द एरोमेटिक कार्बन इन्वॉल्व्स इन द glycosidic bond, the residue sugar cannot form a linear chain and then sugar become non-reducing। अब इसकी नॉन रिड्यूसिंग होने की वजह यह है कि जब when the anomeric carbon के क्या होता है कि हमने कहा कि वेरियस जो डायसैक्राइड, माल्टोज, लैक्टोज हैं इनके अंदर एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, जिसकी वजह से ये एनोमेरिक कार्बन फर्दर रिएक्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन सुक्रोज के केस में ये एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से सुक्रोज के पास कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होता। एनोमेरिक कार्बन मतलब कार्बन नंबर 1, तो जिसकी वजह से सुक्रोज एक लीनियर चेन नहीं बना सकता है फर्दर, और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब माल्टोज की तरफ आ जाते हैं। माल्टोज भी मीठी है सुक्रोज से 30%, 32%, ठीक है। और इसके अंदर 1,4 लिंकेज है। अगर अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होगी तो वो आइसोमाल्टोज होगा, अगर अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है तो वो माल्टोज है। इट कंटेन 2 डी ग्लूकोज विच आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, इसलिए हम इसे 1,4 अल्फ़ा 1,4 लिंकेज कहते हैं। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है कि इसके पास एक फ्री एनोमेरिक कार्बन मौजूद होता है। अब इसकी एब्रीवेशन हम लोग कैसे करेंगे माल्टोज की? इस तरह ग्लूकोज अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोज, ठीक है। अब लैक्टोज हमारे पास आ जाता है। लैक्टोज को हम एक मिल्क शुगर कहते हैं, इसके अंदर बीटा 1,4 लिंक की जाए, ठीक है। और ये सुक्रोज की तरह 15% मीठी है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, देखें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। ये एक हमारे पास लैक्टोज है और ये ग्लूकोज है, इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। अब लैक्टोज और डी ग्लूकोज मिलते हैं इसमें, और ये नेचुरली मिल्क के अंदर मौजूद होता है, और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, और इसका नाम एब्रीवेटेड ऐसे होता है ग्लाइक्स ब्रैकेट बीटा 1,4 ग्लूकोज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ वाइवा के ऊपर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले द एल्डिहाइड एंड द कीटोन ग्रुप प्रेजेंट इन मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मोनोसेक्राइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एंड पे होगा चेन के, जबकि कीटोनिक ग्रुप हमेशा दरमियान में होता है। अच्छा जी, उसके बाद डी एटोनमर्स इज नेचुरली अक्रिंग, ये भी एक वाइवा का क्वेश्चन है कि डी एटोनमर्स हमेशा नेचुरली अक्रिंग होते हैं। और ओलिगोसैकेराइड हैज़ ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये वही बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं कि दे आर ज़्यादा पॉलीमर्स ऑफ मीडियम टू हाई मॉलिक्यूलर वेट। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन नेचर वो पॉलीसैकेराइड्स में होते हैं। इनके अंदर 12 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स होते हैं, लीनियर और ब्रांच शेप में हो सकते हैं। आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये टेस्टलेस होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं, कैन बी हाइड्रोलाइज हैं, और ये कम्प्लेक्स शुगर हैं, वाटर में सोल्युबल नहीं होते हैं। एग्जांपल इनकी स्टार्च आ जाएगी, जैसे स्टार्च इज़ अनब्रांच है, और सेलुलोज इज़ लीनियर वाइल द ग्लूकोज इज़ मोर ब्रांच। अब पॉलीसैकेराइड की हमारे पास टाइप्स होती हैं जिस विच इंक्लूड होमोपॉलीसैकेराइड एंड द हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो मीन सेम,
and hetero mean different, mean that homosaccharides contain only one single type of monomers in it. For example, starch, glycogen, cellulose, इनके अंदर एक ही टाइप का मोनोमर है। अच्छा देखें कि जो हम लोग स्टार्च कह रहे हैं, ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज से ही बना है, और सेलुलोज भी हम कहते हैं कि ग्लूकोज का ही रिएक्टिंग यूनिट है। लेकिन स्टार्च में तो हमारे पास ग्लूकोज के साथ साथ फ्रुक्टोज भी आ रहे हैं। लेकिन एक टाइप का मोनोमर होने का मतलब क्या है कि स्टार्च के अंदर एक टाइप का मोनोमर है, यानी एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स हैं। ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है। तो वो एक ही टाइप का, बेशक उसके अंदर डिफरेंट कीटोनिक और एल्डो ग्रुप है, लेकिन वो एक मोनोसैकेराइड तो है ना। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, तो एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड हैं। इसकी वजह से स्टार्च भी होमोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर शामिल होता है, और इनकी इस तरह से ब्रांच बनी हुई होती है, लीनियर। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सोर्स ऑफ फूड हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, स्टोर फॉर्म है सैकेराइड्स की। स्टार्च होता है, ये एक पॉलीसैकेराइड है जो कि स्टोर होता है एनिमल प्लांट में, और ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होता है। और कुछ जो होमोसैकेराइड्स हैं ये एनिमल के एक्सोस्केलेटन में भी होते हैं। अब हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या है कि दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर, ठीक है, एक टाइप का मोनोमर नहीं होता इनके अंदर। और इसमें क्या हो, डिफरेंट 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्लाइकोसो, अमाइनो, ग्लाइकेन। ग्लाइकेन में हमने क्या कहा था कि फुल सेट होता है हमारे पास क्रोमोसोम का, हाँ, उसको हम लोग मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के जो पॉलीमर्स बनते हैं हम उसको ग्लाइकेन्स कहते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो, इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज मिल रहा है अमाइनो ग्रुप से, एसिडिक ग्रुप से। दे आल्सो कॉल्ड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड दे इंक्लूड हेपेरिन, हाइड्रोलोनिक एसिड, एंड इट आल्सो इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट दे आल्सो कंटेन एसिडिक ग्रुप। ये एसिडिक ग्रुप है हेपेरिन और हाइड्रोलोनिक एसिड, ये एक एसिड है। जब कार्बोहाइड्रेट के साथ कोई भी एसिड मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं ग्लाइकोसो अमाइनो ग्लाइकेन्स, GAGS, ठीक है, ये इसकी एब्रिवेशन है। और इसको हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी हम इसका नाम देते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की, जो दूसरा ग्रुप है वो है ग्लूको कंजुगेशन, ठीक है। ग्लूको कंजुगेट्स, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आ जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कैसे बनते हैं। म्यूसिलेजेस इंक्लूड एगर, वेजिटेबल गम एंड पेक्टिन्स। ड्राइव कार्बोहाइड्रेट ड्राइव्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट से बाय वेरियस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एब्जॉर्बिक एसिड और ग्लूकोज का और ग्लूरोनिक एसिड, रिडक्शन प्रोडक्ट्स भी इनके लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंस क्या है हेटेरोसैकेराइड की कि ये शेप को मेंटेन करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं, ये हमारे प्रोटेक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट देते हैं हमें, ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं, और ये हमें शेप देते हैं, इसको डिफरेंट सेल को, टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को। अब एग्जांपल क्या है, ये बैक्टीरिया सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन विच इज़ अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हमने कहा कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो हमारी आम सेल वॉल जैसे प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जो कि एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। इन एनिमल सेल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इज़ मेड अप ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है जो कि एक जिसमें हेटेरोपॉलीसैकेराइड इन्वॉल्व होते हैं। अब सिंथेसिस कैसे हो रही है इन पॉलीसैकेराइड, उसकी टाइप, उसकी इंपॉर्टेंस कि भाई ये बैक्टीरिया सेल वॉल में प्रेजेंट होता है एज अ पेप्टाइडोग्लाइकेन, एनिमल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में भी ये अहम रोल प्ले कर रहा है। अब उसके बाद हमने बताना कि इनकी सिंथेसिस कैसे हो रही है। सिंथेसिस ऐसे हो रही है कि दे आर नॉट फॉर्म एज अ टेम्पलेट, कि ये एक टेम्पलेट की तरह फॉर्म नहीं हो रहे हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम विच हेल्प इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एंजाइम मोनोमर्स, कि जो पॉलीमर्स की सिंथेसिस है ये एक टेम्पलेट की तरह होती है। एंड दे आर सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम विच हेल्प इन पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स। एक एंजाइम आता है जो क्या करता है, डिफरेंट मोनोमर्स को पॉलीमराइज करके एक साथ जोड़कर और उनका बना देता है पॉलीसैकेराइड्स। एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ स्टॉपिंग देयर सिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों की पॉलीमराइजेशन करवाते हैं और हम उनको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स की सिंथेसिस एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं।
इट इज़ अनस्टॉपेबल। ठीक है, ये सिंथेसिस अगर एक दफ़ा स्टार्ट हो चुकी है, एक दफ़ा एक एंजाइम ने उसकी पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करवा दिया तो ये स्टॉप नहीं होगा और ये टेम्पलेट की तरह फॉर्मेशन होती है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है स्टार्च। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज़ अ ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड। डिफरेंट ग्लूकोज मिलते हैं और एक पॉलीसेकेराइड बन जाता है जिसे हम स्टार्च का नाम देते हैं और ये प्लांट में होता है। अब स्टार्च की दो तरह की टाइप्स हैं, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस लॉन्ग अनब्रांच है, ठीक है, और जबकि अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, अमाइलोस छोटा नाम है इसलिए ये अनब्रांच है। जिसका बड़ा नाम होगा अमाइलोपेक्टिन वो ब्रांच होगा। अब इसमें डी ग्लूकोज की लिंकेज होती है 1,6 और अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा? बीटा 1,6 लिंकेज। इसमें 1,4, इसमें बीटा 1,6, इसमें अल्फ़ा 1,4, इसमें बीटा 1,6। इट इज़ सोलेबल इन हॉट वाटर। ये छोटा है इसलिए छोटे गर्म पानी में पिघल जाते हैं। और जो बड़ा है जिसका नाम बड़ा